केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव हरियापुर में आदित्य नाम का एक बहुत ही अनाथ और गरीब किसान रहा करता था। एक दिन आदित्य अपने खेत की ओर सुबह के समय जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में उस गांव का मुखिया मिल गया। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था आदित्य, अच्छा हुआ तो मुझे यहीं पर मिल गया। क्या हुआ मुखिया जी, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? ओहो, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या मतलब है आपका? आदित्य, क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे पिता ने जमींदार से अपना खेत गिरवी रखकर बहुत सारा कर्ज लिया था? हाँ, मैं जानता हूँ मुखिया जी। उस समय माँ बहुत बीमार थी और पिताजी के पास धन नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना खेत गिरवी रखकर जमींदार से बहुत सारा धन लिया था और सारा धन माँ के इलाज में खर्च हो गया। लेकिन माँ फिर भी नहीं बच सकी और चल बसी, और माँ की याद में पिताजी भी संसार छोड़कर चले गए और मैं अनाथों की तरह इस संसार में अकेला रह गया। कल जमींदार की हवेली में मैं किसी काम से गया था। जमींदार तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था और मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें उसकी हवेली में भेज दूं। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और आदित्य खेत की ओर ना जाकर सीधा जमींदार की हवेली चला गया। आदित्य को देखकर जमींदार क्रोधित होकर बोला, तो आखिरकार नवाब साहब के यहाँ पर आने की फुर्सत मिल ही गई। अब मुझे केवल ये बता कि तू मेरा कर्ज कब देगा? जमींदार जी, मैं आपका पूरा कर्ज देना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। पिछली बार मैंने बड़ी मेहनत से खेत में फसल उगाई थी, मगर जब फसल काटने का समय आया तो उसमें कीड़े लग गए, फसल खराब हो गई और फिर उसके बाद दोबारा फसल उगाई तो उसमें आग लग गई। मुझे एक मौका और दे दीजिए। बस यही मैं तुझे नहीं दे सकता। तेरे पिता के जाने के बाद मैंने तुझे कई मौके दिए कि तू कर्ज चुकाकर अपना खेत वापस ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तुझे आज रात तक की मोहलत देता हूँ। आज रात में मुझे मेरा कर्ज लौटा देना जो तेरे पिता ने लिया था। अगर नहीं चुका पाया तो कल से खेत आने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य निराश होकर हवेली से बाहर निकल गया और अपने खेत में काम करने लगा। शाम को जब आदित्य घर पर गया तो वहाँ पर मुखिया की बेटी चंपा बैठी थी। लगता है तुम सारा दिन खेत में मेहनत ही करते रहे और तुमने कुछ भी नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। देखो चंपा, तुम रोज रोज मेरे लिए खाना मत बनाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो। जमींदार ने खेत छीनने की धमकी दी है और इससे पहले तुम्हारी 2 फसलें खराब हो चुकी है। इस वजह से तुम्हारे ऊपर गांव के कुछ और लोगों का भी कर्ज हो गया है। और फिर मत भूलो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ आदित्य। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। चंपा, प्रेम तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम मुझे भूल जाओ। तुम ही सोचो, क्या तुम्हारे पिता मुझे अपनाएंगे? अरे मुझ जैसी फूटी किस्मत वाले को कोई भी पसंद नहीं करेगा। चंपा की आंखों से आंसू आ गए। उदास क्यों होते हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा चंपा। जमींदार ने आज रात तक का समय दिया है कर्ज चुकाने का। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा खेत मुझसे छिन जाएगा। शुभ शुभ सोचो तो अच्छा ही होगा। अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो तुम? कुछ देर बाद चंपा वहाँ से चली गई। चंपा ने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तभी चंपा का पिता मुखिया उससे बोला, तुम आज भी आदित्य के लिए खाना लेकर गई थी? हाँ पिताजी। देखो चंपा, आदित्य एक अच्छा लड़का है, परंतु मैं तुम्हारा विवाह उससे नहीं करूंगा। ऐसा क्यों पिताजी? जब आदित्य अच्छा लड़का है तो फिर आप उससे विवाह करने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री किसी फूटी हुई तकदीर वाले के पल्ले बंधे। इसीलिए कल से आदित्य के लिए खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, उससे मिलना जुलना भी छोड़ दो। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया।
अगली सुबह जब आदित्य अपने खेत में पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही जमींदार बैठा हुआ था। मैंने तुझे कल शाम तक का समय दिया था जो कि खत्म हो गया, इसलिए अपने खेत को भूल जा। अब ये खेत मेरा है, अब यहाँ पर जो भी फसल उगेगी वो मेरी होगी। ये सुनकर आदित्य घबरा गया। ऐसा मत करो जमींदार जी, मुझे केवल एक मौका और दे दो। नहीं, जितने मौके देने थे मैं दे चुका। बेहतर यही होगा कि चुपचाप तू यहाँ से चला जा, वरना मुझे मजबूरन तुझे तेरे ही खेत से धक्के देकर निकालना पड़ेगा। आदित्य समझ गया कि उसका खेत उसके हाथ से निकल चुका है। जमींदार अब किसी भी कीमत पर उसकी बात नहीं मानेगा। आदित्य चुपचाप आंखों में आंसू लिए हुए अपने खेत से निकल गया और अपने घर की ओर आने लगा। तभी रास्ते में उसे चंपा मिल गई। आदित्य, कल खाना देने के बाद जब मैं घर पर गई तो मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया कि अब से तुम्हारे लिए खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य, पिताजी जानते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पिताजी से मेरे और अपने विवाह के बारे में स्वयं बात करो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। भला जिस व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो उसे कौन अपनी बेटी सौंपेगा। वैसे भी मेरे पास एक ही खेत था, जो मेरी आखिरी उम्मीद थी, वो भी मुझसे छीन गई है। इतना कहकर आदित्य दुखी मन से वहाँ से चला गया। चंपा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने घर की ओर चली गई। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक अपने घर पर बैठा रहा और आंसू बहाता रहा। रात हो गई लेकिन आदित्य को नींद नहीं आई। ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह के समय आदित्य को भूख लगने लगी। अब क्या करूं? एक चंपा ही तो थी जो मेरे लिए खाना लेकर आ जाती थी। अब तो वो बेचारी भी नहीं आ सकती और मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं बाजार से कुछ खरीद कर खा सकूं। और अब तो कोई उधार भी नहीं देगा मुझे। क्या करूं? लगता है कि अब जंगल में ही बसेरा करना पड़ेगा। इतना बोलकर आदित्य जंगल की ओर निकल गया। उधर सुबह के समय मुखिया अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ चंपा आ गई। पिताजी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आदित्य कल भूखा ही सोया होगा। बेचारे के पास धन नहीं है और ऊपर से जमींदार ने उसका खेत भी उससे छीन लिया है। मुखिया कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक कौवा उन दोनों के नजदीक आकर बैठ गया और घूरने लगा। ये कौवा हम दोनों को घूर क्यों रहा है? मुखिया की बात को नजरअंदाज करते हुए चंपा बोली, पिताजी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मुझे सुनिए ना। देखो चंपा, कल मैंने इशारों में तुमसे बात कही थी जो शायद तुम्हें समझ में नहीं आई है। मैं जानता हूँ तुम आदित्य से प्रेम करती हो और आदित्य भी तुमसे प्रेम करता है, परंतु तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। आदित्य तुम्हें कभी भी सुखी नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पास जो पुरखों का खेत था वो भी उसके हाथ से चला गया। अरे जो व्यक्ति अपने पुरखों का खेत नहीं बचा सका, जबकि जमींदार ने 2 बार मौके दिए हों, वो भला मेरी बेटी को शादी के बाद क्या खिलाएगा? इतना कहकर मुखिया जाने ही वाला था कि तभी अचानक उसके पैर में मोच आ गई और वो चीखते हुए गिर गया। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? अरे ऐसा लगता है मेरे पैर में भयंकर मोच आ गई है। सब कुछ इस मनहूस कौवे की वजह से हुआ है। ये मेरी टांगों को घूर रहा था। इतना कहकर मुखिया मिट्टी का एक टुकड़ा उठाकर कौवे की ओर फेंक देता है। मिट्टी का ढीला कौवे को बहुत तेज लगता है और वो चिल्लाता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। उड़ने के बाद कौवा सीधे एक हलवाई की दुकान पर जाकर बैठ गया। हलवाई गरम गरम जलेबियाँ बना रहा था। अरे हमारे दुकान पर तो पहले कभी कौवा नहीं बैठता था, ये कहाँ से आ गया और ये घूर क्यों रहा है? मालिक, लगता है भूखा है। आप कहो तो कुछ मिठाई के टुकड़े डाल दूं। ओ बकवास बंद कर, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरे बाप की दुकान है। तभी हलवाई की नजर मुखिया पर पड़ी, जो अपनी बेटी चंपा के साथ लंगड़ाते हुए वहाँ से गुजर रहा था। राम राम मुखिया जी,
क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मुखिया हलवाई से कुछ कहने ही वाला था कि तभी हलवाई की कढ़ाई में रखी जलेबियां गिर गई और गरम गरम चाशनी सीधे उसके पैर पर आ गिरी। हलवाई चिल्ला उठा। तभी मुखिया की नजर वहाँ बैठे हुए कौवे पर पड़ी। अरे ये तो वही मनहूस कौवा है। कुछ देर पहले मेरी टांगों को घूर रहा था और मेरी टांग में मोच आ गई। अब मैं अपनी बेटी के साथ वैद्य जी के पास जा रहा था। हलवाई गुस्से से गरम लोहे का टुकड़ा उठाकर कौवे की ओर फेंकता है। मनहूस, सारी जलेबियां खराब हो गई हैं। अरे सारी जलेबियां खराब हो गई है वो अलग, और मेरा पैर जल गया वो अलग। जलेबी का टुकड़ा सीधा कौवे के पैर पर जा लगा और उसके शरीर से खून बहने लगा। कौवा चिल्लाता हुआ सीधे गांव से दूर उड़ते हुए जंगल में एक वृक्ष के नजदीक जाकर गिर पड़ा। इत्तेफाक से उस पेड़ के नीचे आदित्य बैठा हुआ था। कौवे को गिरता हुआ देखकर आदित्य चौंक गया। अरे ये तो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लोहे की नुकीले वस्तु का वार इसके ऊपर किया हो। कैसे निर्दयी लोग हैं। बेचारे एक पक्षी के ऊपर करते हुए वार उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। इतना कहकर आदित्य कौवे की ओर देखकर बोला, तू चिंता मत कर, मैं अभी कुछ जड़ी बूटियां लेकर तेरी मदद करता हूँ। इतना कहकर आदित्य झाड़ियों की ओर चला गया और कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर पीसने लगा। फिर उन्हें कौवे के जख्मों पर लगाया। कुछ देर बाद कौवे को राहत मिल गई और वो सही हो गया। वो उड़ने लगा और आदित्य के चारों ओर चक्कर लगाकर आदित्य के सामने बैठ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। तुम तो कौवे हो, मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक मायावी कौवा हूँ। इंसानी भाषा में कैसे बात कर सकता हूँ? ये एक रहस्य है और कुछ समय बाद तुम्हें ये रहस्य पता चल जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आदित्य के मन का डर कम हो गया था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ऊपर वार किसने किया? उड़ते उड़ते मैं तुम्हारे गांव में पहुंचा। वहाँ के मुखिया के पैर में अचानक मोच आ गई, जबकि वो गलत ढंग से खड़े हुए थे। लेकिन मुखिया ने मुझे दोषी समझा और मुझे भगा दिया। हाँ हाँ। वहाँ से उड़कर मैं हलवाई की दुकान पर बैठ गया। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए जलेबियों की ओर देखने लगी। हलवाई बातों में मग्न था और ध्यान नहीं दे पाया। कढ़ाई गिर गई। उसने मुझे दोषी समझा और लोहे की भारी वस्तु से मुझ पर वार कर दिया। उसी समय मैं घायल हो गया। शायद सबने मुझे मनहूस समझा, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। गांव वाले ऐसे ही विचार मेरे बारे में भी रखते हैं। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम भूखे हो। आदित्य कौवे को अपने जीवन की सारी घटना बताने लगा। आदित्य की बात सुनकर कौवा हमदर्दी भरे अंदाज में बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो नियति का खेल था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। चलो, मैं इस जंगल में काफी समय से हूँ और कुछ ऐसे वृक्ष जानता हूँ जहाँ पर ताजे और सुंदर फल लगते हैं। तो फिर जल्दी से मुझे ले चलो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कौवा उड़ने लगा और आदित्य उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद कौवा एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। ओह, इस वृक्ष के फल बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। आदित्य उन फलों को खाने लगा। बाप रे, फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो पेट भर गया। अब बाकी फल घर पर बैठकर खाऊंगा। कुछ देर बाद आदित्य कौवे को लेकर अपने घर चला गया और उससे बातें करने लगा। तभी वहाँ चंपा आ गई और कौवे को देखकर चौंक पड़ी। अरे, ये तो वही कौवा है जिसकी वजह से पिताजी के पैर में मोच आ गई थी और हलवाई की गर्म कढ़ाई उसके ऊपर गिर गई थी। अरे नहीं चंपा, ये कौवा बहुत अच्छा है। इसने मुझे सब कुछ बताया। दोष इसका नहीं था, दोष तुम्हारे पिताजी और हलवाई का था। इसने तुम्हें सब कुछ बताया? इसका क्या मतलब है?
तभी कौवा मनुष्य की भाषा में बोल पड़ा। वही बताए जो सच है। चंपा डर गई। ये कौवा जरूर कोई पिशाच या राक्षस है। तुम इसे घर ले आए। अरे इसे भागो, ये तो मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? चंपा, ये बुरा नहीं है, इसने मेरी मदद करने का वादा किया है। आदित्य सारी घटना चंपा को बताने लगा। चंपा गहरी सोच में डूब जाती है और कौवे की ओर देखकर बोलती है, तुम आदित्य की मदद कैसे कर सकते हो? केशव नगर राज्य महल से कुछ दूर एक तालाब है जो कि शाही तालाब है। वहाँ पर केवल राजा विक्रम का परिवार ही जाया करता था। उस तालाब के किनारे बरसों पुराना शाही खजाना है। मैं तुम्हें वो स्थान बता सकता हूँ। चंपा गहरी सोच में डूबती हुई बोली, और अगर सैनिकों ने देख लिया तो? चिंता मत करो, पहले राजा विक्रम अपनी पत्नी के साथ अक्सर वहाँ बैठा करते थे, लेकिन अब काफी समय से वहाँ कोई नहीं आता। तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। चंपा, मेरा दिल कहता है कि ये सही है, और वैसे भी अगर ये सच कह रहा है और अगर वहां गड़ा खजाना मुझे मिल गया तो मैं जमींदार से अपना खेत छुड़वा सकता हूँ और फिर तुम्हारे पिता की आंखों में आंखें डालकर सम्मान से तुम्हारा हाथ भी मांग सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिता को कोई एतराज होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ही इंतजार करूंगी। कुछ घंटे बाद आदित्य कौवे के साथ राजमहल से कुछ दूर शाही तालाब के किनारे खड़ा था। कौवा अचानक उड़कर एक स्थान पर बैठ गया जहाँ की मिट्टी थोड़ी सी गीली थी। यही खोदो। आदित्य तुरंत फावड़ा लेकर उस मिट्टी को खोदने लगा। कुछ देर बाद उसका फावड़ा किसी भारी वस्तु से टकराया। आदित्य ने देखा कि वहाँ एक संदूक था। वो तुरंत उस छोटे संदूक को निकालता है और जैसे ही उसे खोलता है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। तुमने तो मेरी किस्मत वास्तव में बदल दी मेरे दोस्त। इसमें तो इतना सारा धन है कि मेरी गरीबी आराम से दूर हो सकती है। अब जल्दी से इस बक्से को लेकर घर चलते हैं। आदित्य तुरंत कौवे के साथ उस बक्से को लेकर अपने घर आ गया जहाँ पर चंपा बैठी हुई थी। लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। आदित्य तुरंत उस बक्से को खोलकर दिखाता है। हाँ चंपा, ये देखो, इसमें कितने सारे ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं। इससे मेरी गरीबी आराम से दूर हो सकती है। चलो अच्छा है, काफी समय बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तभी चंपा की नजर उन सोने के सिक्कों में से एक सिक्के पर पड़ी जो कि चांदी का था। चंपा तुरंत उस चांदी के सिक्के को उठाती है। बड़ी विचित्र बात है, ये बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें ये चांदी का सिक्का क्या कर रहा है? आदित्य चांदी के सिक्के को गौर से देखते हुए बोलता है, सोने के सिक्के में चांदी का सिक्का इस बक्से में क्यों है? तभी कौवा रहस्यमय अंदाज में आदित्य और चंपा की ओर देखकर बोलता है, इस चांदी के सिक्के से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। किस्मत तो मेरी पहले ही बदल गई है, मेरे पास खजाना आ गया है। देखो, ये खजाना जो तुम्हें मिला है ये कुछ ही दिनों में खर्च हो जाएगा, लेकिन इस चांदी के सिक्के से तुम राजमहल में एक ऊंचा पद पा सकते हो, और वो भी राजा के बहुत ज्यादा करीब। सोचो, अगर केशव नगर राज्य का राजा तुम्हारे मित्र बन जाए तो फिर तुम्हारा गांव में मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। बात तो तुम मेरे भले की ही कर रहे हो। मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। आदित्य चंपा की ओर देखने लगा। क्या कहती हो चंपा? अगर ऐसा हुआ तो ये एक तरह का चमत्कार होगा। इस कौवे ने अपने दिए हुए वचन को निभाया है।
इसने कहा था कि तालाब के किनारे खजाना पड़ा है और वास्तव में खजाना निकला भी। अब ये कह रहा है कि इस चांदी के सिक्के से तुम राजमहल में राजा विक्रम की नजदीकी पा सकती हो, तो ये भी सत्य ही कह रहा होगा। आदित्य कौवे की ओर देखकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इस चांदी के सिक्के से भला मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा और राजमहल में राजा विक्रम के पुत्र राजकुमार अशोक को ये सिक्का दिखाना होगा, फिर इस चमत्कार को देखना। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। सिर्फ सिक्का दिखाने से क्या चमत्कार हो सकता है? तुम ये सिक्का केवल राजकुमार अशोक को दिखाना। याद रखना, राजकुमार अशोक इस सिक्के को देखकर चौंक जाएगा और तुमसे पूछेगा कि तुमने ये सिक्का कहां से प्राप्त किया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बताना है कि ये सिक्का तुम्हें कैसे हासिल किया। अगर वो ज्यादा जिद करे तो तुम कह देना कि ये सिक्का तुम्हें तुम्हारे घर की खुदाई के दौरान मिला। आदित्य राजी हो गया और कौवे के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। कुछ घंटे बाद आदित्य राजमहल के अंदर खड़ा था। सिंहासन पर राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार अशोक चिंतित अवस्था में बैठा था। कौन हो तुम? और तुम्हारे कंधे पर ये काला कौवा कैसे बैठा हुआ है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ये काला कौवा मेरा मित्र है, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ। कैसी भेंट? आदित्य ने तुरंत वो चांदी का सिक्का राजकुमार अशोक को पकड़ा दिया। महाराज, ये भेंट। राजकुमार अशोक ने चांदी के सिक्के को बहुत गौर से देखा। अचानक उसके चेहरे पर भाव बदल गया और वो आदित्य से बोला, तुम्हें ये सिक्का कहाँ से मिला? राजकुमार, ये सिक्का मुझे मेरे घर की खुदाई के दौरान भी मिला। जब मैंने इसे खोदा तो ये मुझे बहुत अधिक पसंद आया, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया। राजकुमार अशोक वो सिक्का लेकर तुरंत वहाँ से चला गया और अपनी माँ रुक्मणी के पास आ पहुँचा। माँ, आप जिस सिक्के के बारे में बताया करती थी, कि सिक्का बात कुछ वैसा ही दिखता है। रानी रुक्मणी ने जैसे ही सिक्के को देखा वो चौंक गई। सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? राज दरबार में आदित्य नाम का एक व्यक्ति आया है। उसने कहा है कि ये सिक्का उसने उसके घर में खुदाई के दौरान मिला और इस सिक्के को वो मेरे पास देने के लिए आया। जब मैंने इस सिक्के को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि आप अक्सर मुझे बताया करती थी कि वर्षों पहले जब आपकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तब आपको एक साधु महाराज ने चांदी का सिक्का भेंट किया था और कहा था कि इस चांदी के सिक्के को सोने के सिक्कों के साथ हमेशा महफूज रखना। और उसके कुछ समय बाद मैंने इस संसार में जन्म लिया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आदित्य झूठ बोल रहा है। उसे ये सिक्का उसके घर की खुदाई के दौरान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि साधु महाराज ने कहा था कि ये चांदी का सिक्का इस संसार में किसी के पास नहीं है। उन्होंने संतान के वरदान स्वरूप ये तुम्हारे पिता को भेंट दिया था और इस सिक्के को एक बक्से में कुछ और स्वर्ण मुद्राओं के साथ मिलकर मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ मिलकर तालाब के किनारे गाड़ दिया था। और इस बारे में मेरे और तुम्हारे पिताजी के अलावा कोई नहीं जानता कि तालाब के किनारे एक बक्सा गड़ा हुआ है। ये सुनकर राजकुमार आदित्य पूरी तरह से चौंक गया और सिक्के को लेकर तुरंत अपनी माँ के साथ राज दरबार में आ गया। तो ये सिक्का तुम्हें तुम्हारे घर की खुदाई के दौरान मिला? हाँ। तभी रानी रुक्मणी क्रोधित होती हुई बोली, तू हमें मूर्ख बना रहा है। मेरे पति काफी समय से लापता है और ये चांदी का सिक्का एक बक्से के अंदर महफूज रखा हुआ था, जो कि तालाब के किनारे गड़ा हुआ था। और इस रहस्य को मेरे और मेरे पति के अलावा कोई नहीं जानता। तूने जरूर तालाब के किनारे से वो बक्सा निकाला है, और अगर तूने तालाब के किनारे से बक्सा निकाला है तो तू जानता भी है कि मेरे पति कहाँ है। ये सुनकर आदित्य घबरा गया
और कौवे की ओर देखने लगा। सीधी तरह बता दे, नहीं तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर अशोक ने अपनी तलवार आदित्य की गर्दन पर रख दी। अचानक कौवे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदित्य के कान में कुछ कहने लगा। आदित्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। आदित्य कौवे को तरस भरी निगाहों से देखने लगा। ओह, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसने कौवे की ओर देखकर बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तभी अशोक बोला, तू बोलेगा कि नहीं? विश्वास करो, मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मेरे मित्र कौवे ने मुझे मेरे कान में कहा है, उसके खातिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, फिर चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले लो। ये सुनकर अशोक ने जोरदार प्रहार आदित्य की गर्दन पर किया। आदित्य चीखते हुए गिर पड़ा। अगली ही पल कौवा रंग बिरंगी किरणों से राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। ये देखकर अशोक और रुक्मिणी चौंक गई। पिताजी, आप आखिर ये क्या रहस्य है? राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने पुत्र अशोक की ओर देखकर बोला, तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले मैं जंगल में अकेले शिकार करने गया था? हाँ। राजा विक्रम गहरी सोच में डूबते हुए और कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रम शिकार की तलाश में जंगल में प्यास से भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। चलो, कम से कम एक तालाब तो मिला। जंगली जानवर तो कहीं नहीं मिले। राजा विक्रम तालाब के पास उतरा और पानी पीने लगा। तभी कौवा, जो प्यासा था, तालाब के किनारे बैठकर पानी पीने लगा। राजा विक्रम क्रोधित हो गया और अपनी तलवार कौवे के ऊपर एक बार चला दी। तभी एक साधु वहां पहुंचा। ये तूने क्या किया? एक निर्दोष पक्षी की जान क्यों ली? क्या इसे पता नहीं था कि इस तालाब में इस राज्य के राजा पानी पी रहे हैं? इस कौवे की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ पानी पीने की? क्या ये थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था? साधु क्रोधित हो उठा। तू बड़ा मूर्ख है। पक्षी को क्या पता, पक्षियों का संसार अलग होता है। तूने घोर पाप किया है। जिस कौवे को तूने मारा है वो सामने के वृक्ष में रहता है। उसके बच्चे और गर्भवती पत्नी है। तुझे इसका दंड भुगतना होगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी वक्त कौवे में परिवर्तित हो जाए। साधु के इतना कहते ही राजा विक्रम रंग बिरंगी किरणों से कौवे में बदल गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज। साधु का क्रोध शांत हो गया। श्राप को ऐसे वापस नहीं लिया जा सकता। तेरा उद्धार तभी होगा जब तू हर जगह से धुतकारा जाएगा और अंत में एक गरीब व्यक्ति तेरी मदद करेगा। तुझे कैसे भी करके उसे अपने पुत्र के पास ले जाना होगा और उसे यह बताना होगा कि जब तक वो अपने प्राण तेरे पुत्र के हाथों में नहीं देगा तब तक तू श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। कौवा चकित हो गया। ऐसा कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हो सकता। यही तो तुझे दिखाने का मकसद है कि इस संसार में लोग दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण तक त्याग देने को तैयार हैं और तू जरा सी बात पर किसी पक्षी या मनुष्य की जान नहीं ले सकता। जब वो मनुष्य अपने प्राण त्यागेगा तब तुझे एहसास होगा और तेरे मन में इंसानियत जागेगी। तू रोएगा। राजकुमार अशोक, रुक्मिणी और दरबार के सभी लोग चौंक गए। राजा विक्रम रोने लगा। झुकते हुए आदित्य से बोला, तुमने मेरी वजह से अपने प्राण दे दिए। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुम्हारे अंदर वास्तव में इंसानियत है। अशोक की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर पहले कौवे के रूप में मैंने इसे एक घटना बताई थी और कहा था कि अगर कोई मेरे श्राप से मुक्ति के लिए अपने प्राण देगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। मेरा पुत्र और मेरी पत्नी मुझे लेकर चिंतित है। ये बेचारा केवल मेरा उद्धार के लिए अपने प्राण दे गया। मैंने जानबूझकर तालाब के किनारे गड़े धन की बात की थी और चांदी के सिक्के को दिखाते हुए कहा था कि इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये बेचारा महल में आकर मेरी सच्चाई जान गया था। कोई और होता तो मेरी बात मानने से भी इनकार करता, लेकिन
ये सचमुच एक सच्चा आदमी था। इतना कहकर राजा विक्रम रोने लगा। तभी वही साधु प्रकट हो गया जिसने राजा विक्रम को श्राप दिया था। रो मत, तुम्हारी आंखों के आंसू इस बात का संकेत है कि तुम्हारे मन में इंसानियत जागने लगी है। मैंने कहा था, यही दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर साधु की आंखों से रंग बिरंगी प्रेरणा निकली और वो पुनः जीवित हो गया। जख्म पूरी तरह ठीक हो गए। राजा विक्रम ने आदित्य को गले लगा लिया। एक राजा को ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। राजा विक्रम ने आदित्य को बहुत धन दिया। राजा विक्रम और आदित्य मित्र बन गए। राजा विक्रम ने आदित्य को महल में ऊंचा दर्जा दिया। आदित्य के गांव में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार एक सच्चे दिल और दोस्ती के दम पर एक सामान्य युवक ने न केवल अपने भाग्य को बदला बल्कि पूरे राज्य में अपनी जगह भी बनाई।